हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलूंगा क्योंकि भाई आज आपको पूरे फ्रेश माइंड में भाई लेक्चर सुनना है। प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। ओके, तो भाई अपने पूरे दिमाग पूरे कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर्स आपको आज सुनना है। इसे तो आप रोज कंसंट्रेशन के साथ ही सुनते हो, बट लेकिन आज आपका कंसंट्रेशन मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो भाई आपके आसपास के डिस्टरबेंस को थोड़ा सा साइड में हटा दो। ओके, चलो। तो भाई विद अ वेरी हाई लेवल एनर्जी वी आर स्टार्टिंग विद प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का एक पार्ट कवर कर लिया। सर कौन सा? कुछ लोग पूछेंगे सर कौन सा कवर किया आपने? अरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी वैल्यू ऑफ सप्लाई कवर कर दिया है। अब हम लोग कवर करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। ओके, तो भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर मैं पूछूं कि आपने क्या सीखा, तो आपके दिमाग में कंटेंट आना चाहिए कि हाँ सर मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई में टैक्सेबल वैल्यू कैसे असरटेन करते हैं वो सीखा। जैसे नो, आपने क्या सीखा वैल्यू ऑफ सप्लाई में कि भाई जब कोई सप्लाई हो रहा है फ्रॉम सप्लायर टू बायर, तो आपका टैक्सेबल वैल्यू क्या होना चाहिए? टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? अमाउंट, कीमत, एक ऐसा वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो आपने कुछ चीजों को ऐड करने के बारे में समझा, तो कुछ चीजों को लेस करने के बारे में समझा। जैसा नो, तो आज हम लोग अभी समझेंगे या ये लेक्चर से हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे प्लेस फॉर सप्लाई लिखा है, बट अपन उसको प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे क्योंकि आपके जीएसटी के सिलेबस में इसको प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी ही कहा गया है। ओके, तो आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए, आपके सोए हुए माइंड को खाने के लिए, आपके जंग पकड़े हुए दिमाग में तेल डालने के लिए मैं आपको इसका वेटेज बता देता हूँ। तो शायद आपको एनर्जी अंदर से आएगा लेक्चर को सुनने का। इसका वेटेज आप समझ के चलो तकरीबन 15 मार्क्स का हो सकता है। भाई 15 मार्क्स बड़ा बात है ना। तो 15 मार्क्स का वेटेज आप समझ के चलो प्लेस ऑफ सप्लाई में, और आप इस 15 मार्क्स को गेन करने के लिए आपको सिर्फ 15 टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कुछ नहीं। ओके, 15 से ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, 15 से कम तो नहीं पढ़ाऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई में कॉन्सेप्ट। अब कुछ लोगों को माइनर सा हार्ट अटैक आया रहेगा, अब कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्रोविजन बनाना शुरू कर दिया रहेगा माइंड में कि सर इसको ऑप्शन में रखेंगे तो चलेगा क्या? आपको मैं एक बात कह दूं, ऑप्शन में रखने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो आप इसको ऑप्शन में नहीं रखोगे। इसको क्या आप जीएसटी में किसी को भी ऑप्शन में नहीं रखोगे? नहीं तो आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट आपको ऑप्शन में रखेगा। गेटिंग? तो 15 कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए, आप लोग कुछ फॉलोअर हो, फटाक से सीख लोगे, है ना। तो 15 से ज्यादा कॉन्सेप्ट था, मैंने सिर्फ बोलने के लिए कहा। इट इज एक्चुअली मोर देन 15 कॉन्सेप्ट्स दैट वी गोना कवर अंडर प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। आप जब कॉन्सेप्ट देखोगे ना, ये लेसन का स्पेशलिटी ऐसा है कि जब आप कॉन्सेप्ट देखोगे ना, तो आपको ऑल ऑफ सडन फील होगा नहीं तो इस तरह इजी है, कम ऑन, तो आ गया मेरे को, आ गया मेरे को, आ गया मेरे को, आ गया मेरे को, आ गया मेरे को। ऐसे कर करके आप सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लोगे। फिर बाद में जब क्वेश्चन देखोगे तो ये बात का सवाल आएगा कि भाई क्वेश्चन एग्जैक्टली कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो ये डाउट आपको ना आए, मतलब आपको अभी से ही आपके कॉन्सेप्ट
आपको क्लियर रखना जरूरी रहेगा। जितना होता है उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो गाइस, मजा आएगा समझने में भी और पढ़ने में भी। और किसी को पढ़ाना है तो उसमें भी आपको मजा आएगा। आपको पता है ना, किसी को ज्ञान देने में जितना हम भारतीयों को खुशी मिलती है उतना खुशी कभी भी नहीं मिलता। आई नो आप लोग भी ज्ञानी हो और ज्ञान जरूर अपने दोस्तों को टाइम टाइम पे देते रहोगे, भले ही पढ़ाई का नहीं सही लेकिन अलग चीजों का तो जरूर देते रहोगे ज्ञान। आई एम 100% श्योर ऑन यू। चलो ठीक है भाई, तो ये लेसन में हम लोग एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। हमने एक बात समझ के लिया क्या कि सर इंटरस्टेट क्या होता है और इंट्रास्टेट क्या होता है। इंटरस्टेट का मतलब जब गुड्स का मूवमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में जा रहा है, या फिर गुड्स सप्लाइड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और सर्विसेज सप्लाइड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज नोन एज इंटरस्टेट सप्लाई। Then what do you mean by intrastate supply? Goods supplied or services supplied within the state is known as intrastate supply. ये आपने सीखा है या आपने समझा है ऑलरेडी। अगर आपने ये सीखा ही नहीं मतलब आप बहुत ही पीछे हो। लेक्चर बंद करो और पहले जाके बेसिक लेक्चर सुन के वापस आना, यहीं पे बैठा रहूंगा आपके इंतजार में। तो आपने क्या समझा कि इंटरस्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगता है, इंट्रास्टेट सप्लाई में सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा एंड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस यूजीएसटी भी लगेगा। यूजीएसटी का कॉन्सेप्ट, यूटीजीएसटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, बट आई विल कवर दैट कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर लेसन ओनली। ओके चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई आप इंटरस्टेट इंट्रास्टेट के बेस पे डिसाइड करते हो कि टैक्स कौन सा लगने वाला है। सही बात है कि नहीं, है कि नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात क्लियरली पता होना चाहिए कि जो सप्लाई हो रहा है वो इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है। अगर आपको वही नहीं पता कि सप्लाई कौन से नेचर का हुआ है तो हाउ यू विल डिसाइड कि भाई जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ओके तो इसलिए इसलिए इस नेचर ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए गवर्नमेंट ने और हमारे जीएसटी एक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई नाम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर आपको समझाया जाएगा, जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि भाई एग्जैक्टली आपका नेचर ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, हाउ टू डिटरमाइन। तो उसके लिए आपको नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके पहले आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे, फिर नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे, फिर टाइप ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल डिटरमाइन करोगे। गेटिंग, मैंने कहा पहले आप प्लेस ऑफ सप्लाई देखोगे, फिर आप नेचर ऑफ सप्लाई देखोगे, फिर आप टाइप ऑफ टैक्स देखोगे। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई गलत हो गया तो नेचर ऑफ सप्लाई गलत हो जाएगा, अगर आपका नेचर ऑफ सप्लाई गलत हो गया तो टाइप ऑफ टैक्स एप्लीकेबल भी गलत हो जाएगा। तो ये लेसन में हम लोग कहीं ना कहीं लोकेशन ऑफ बायर या फिर लोकेशन वेयर सर्विसेज आर कंज्यूम्ड के बारे में ढूंढेंगे। क्यों पता है क्या आपको, सप्लायर का लोकेशन तो इजीली दिया होगा क्वेश्चन में ही। सप्लायर का लोकेशन इज नॉट अ टास्क, टास्क विल बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायर का लोकेशन। ओके तो जो आपके लिए बायर का लोकेशन है ना वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है। कीप इट वेरी क्लियर, बायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर यू ऑल। गेटिंग है ना। तो आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो, आप इनडायरेक्टली यहाँ पे बायर का लोकेशन ढूंढ रहे हो और जिस पर्टिकुलर प्लेस पे गुड्स को या फिर सर्विसेज को कंज्यूम किया गया वो लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हो। बराबर है। तो आपको सप्लायर का लोकेशन तो इजीली क्वेश्चन में दिख जाएगा। आप उसको कंपेयर करोगे प्लेस ऑफ सप्लाई से, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई का ढूंढोगे ना, इट विल बी द बायर्स लोकेशन।
तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई को सप्लायर के लोकेशन से जब आप कंपेयर करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सप्लाई। तो आपके मुंह से, दिल से, दिमाग से ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा कि अरे हाँ ये है। एग्जाम्पल बोलता हूँ, अगर समझ के चलो सप्लायर का लोकेशन मुंबई है और प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज बायर का लोकेशन यू कैन से, हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा पुणे है, तो आप नेचर ऑफ सप्लाई में आवाज क्या लगाओगे? आप नेचर ऑफ सप्लाई में आवाज लगाओगे इंट्रा स्टेट का, चिल्लाओगे ना जोर जोर से, अरे ये तो इंट्रा है। क्यों इंट्रा है? क्योंकि मुंबई और पुणे ये दोनों महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही आता है, बराबर है। मतलब सप्लायर भी महाराष्ट्र का, बायर भी महाराष्ट्र का, तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या? इंट्रा। और यहाँ पे आपको टैक्स कौन सा लगेगा? सर इजी है ना, सीजीएसटी आणि एसजीएसटी लगेगा, सिंपल है ना। अगर समझो मैं थोड़ा सा सिचुएशन को खराब कर देता हूँ और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे के बजाय फॉर एग्जाम्पल इसको केरला कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? इसको केरला कर देता हूँ, तो क्या आपका आंसर दैट इज, क्या आपका आंसर दैट इज नेचर ऑफ सप्लाई सेम रहेगा क्या? नहीं सर, चेंज हो जाएगा सर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आपका नेचर ऑफ सप्लाई बन जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। अगर यहाँ पे ये इंटर स्टेट हो गया तो भाई टैक्स कौन सा लगेगा? सर सिंपल है, आईजीएसटी लगाएंगे हम, सही बात है ना। तो ये वाले लेसन में इसी के साथ हम खेलेंगे कि पहले प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढेंगे, फिर नेचर ऑफ सप्लाई ढूंढेंगे, फिर टाइप ऑफ टैक्सेस ढूंढेंगे। बस इतनी सी है जिंदगी, इतना सा है लेसन, इतना सा है कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं। इजी है ना? अरे बहुत इजी है। तुम तो भाई स्कॉलर हो, तुमको तो इजीली समझ में आ गया रहेगा। बोलोगे सर क्या सिखा रहे हो, ये तो सिखाने की बात है क्या? छोड़ो, हम खुद से सीख लेंगे। ऐसे कुछ लोगों ने अगर कहा रहेगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो। अब मैं आपको जब आगे कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के, तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई दुनिया में कितने टाइप का सप्लाई होता है। दुनिया में नहीं, इंडिया में कितने टाइप का सेल हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, क्या क्या तरीका है सेल करने का, क्या 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 सिचुएशंस आता है सेल करते टाइम। ये सब कुछ हम लोग ये वाले लेसन में पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पूरा अपना जी जान लगा दूंगा एक कॉन्सेप्ट समझाने में कि भाई इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता कैसे। आप लोग अकाउंटेंट बनने वाले हो, फ्यूचर इंडिया का अकाउंटेंट फ्यूचर हो तुम, तो अगर तुमको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता तो फिर भारत गलत हाथों में चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल लेवल पे चीजों को समझाने की कोशिश करूं, ठीक है ना। चलो, तो ये तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई का मैंने बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया। इन दिस लेसन यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द बायर्स लोकेशन, सिंपल इतना ही दिमाग में रखो। then accordingly we will be calculating the nature of supply, then accordingly we are ascertaining the type of taxes applicable। क्लियर है? चलो, तो अभी भाई हम थोड़ा इसको और एलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर पढ़ेंगे, विथ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज पढ़ेंगे। ओके, तो चलो भाई आगे की तरफ कदम रखते हैं, कदम कदम बढ़ाए ना। तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई आप गुड्स के लिए अलग तरीके से असरटेन करोगे और सर्विसेज के लिए कुछ अलग तरीके से असरटेन करोगे। मतलब गुड्स के लिए आप प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढने के लिए अलग टेक्निक यूज करोगे। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अलग टेक्निक यूज होगा एंड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलग टेक्निक यूज होगा। अंडरस्टैंड करना है आपको। 15 मार्क्स के लिए सिर्फ मत पढ़ो, मेरा दिल टूट जाएगा। इट इज just not about 15 marks, it's about the wide concept that we are learning, that we are learning
जो आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद भूल नहीं जाओगे, जो आपको दूर तक याद रखना है, लंबे समय तक याद रखना है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो कल के दिन पे अगर इंटरव्यू में किसी ने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन पूछ लिया और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मेरी आत्मा को सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। वही आपने गलत दिया तो भाई प्लीज उस इंटरव्यू लेने वाले को मत बता देना कि तुम मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हो, वरना मैं कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। चलो, हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए अलग कैलकुलेट होता है और सर्विसेज के लिए अलग कैलकुलेट होता है। तो गुड्स के लिए हम सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11 पढ़ेंगे। इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, और सर्विसेज के लिए सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13 कवर करेंगे। ठीक है ना, वापस से बता रहा हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई हम गुड्स के लिए सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 रेफर करेंगे, सर्विसेज के लिए सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 रेफर करेंगे। गेटिंग? तो पहले तो भाई गुड्स पढ़ते क्योंकि थोड़ा ज्यादा इजी है। सर्विसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता मैं, बट नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा होने की वजह से कुछ बच्चे उलझ जाते हैं। तो सर्विसेज थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। गुड्स में देखो, अगर आपका सप्लायर और बायर बोथ आर इन इंडिया तो सेक्शन 10 रेफर करना है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में सेक्शन 11 रेफर करना है। वापस से बता रहा हूं, दैट इज सप्लायर एंड बायर बोथ बिलोंग्स टू इंडिया, मतलब सप्लाई मेड विद इन इंडिया ऑफ गुड्स आर कवर्ड इन सेक्शन नंबर 10, एंड सप्लाई मेड आउटसाइड इंडिया और परचेजेस मेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर कवर्ड इन सेक्शन नंबर 11। एंड इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर समझो सप्लायर और बायर बोथ आर इन इंडिया तो सेक्शन नंबर 12 अप्लीकेबल होगा, और अगर आइदर इज आउटसाइड इंडिया तो सेक्शन नंबर 13 अप्लीकेबल होगा। आइदर का मतलब आइदर सर्विस देने वाला इंडिया में है और सर्विस लेने वाला फॉरेन में है तो भी सेक्शन नंबर 13 अप्लीकेबल है, या फिर वाइस वर्सा, सेम लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आप उसको यहाँ पर कह सकते हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इन शॉर्ट सेक्शन नंबर 10 से लेके सेक्शन नंबर 13 तक पढ़ने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो, छोटा सा डायग्राम है आपके लिए। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में 1, 2, 3, 4, 5 ये सेक्शन नंबर 10 कवर करता है। सेक्शन नंबर 10 में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें 5 सिचुएशन है। छठा मतलब एनी अदर है, उसके ऊपर कुछ सिचुएशन हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि आपके बुक में है भी नहीं है। और सेक्शन नंबर 11 के लिए फर्दर 2 कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे। मतलब टोटल कॉन्सेप्ट आप कितना पढ़ रहे हो? टोटल कॉन्सेप्ट सेक्शन नंबर 10 के लिए 5 और सेक्शन नंबर 11 के लिए 2। सेक्शन नंबर 11 के लिए 2, मतलब टोटल कॉन्सेप्ट हम कितना कवर करेंगे? 7। फॉर व्हाट? फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। ठीक है ना? तो इसमें तो भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैंने दिया नहीं है, मैंने कहा ना ऊपर देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्शन नंबर 11 में आता है और बाकी सेक्शन नंबर 10 में आता है। तो वो बाकी मतलब यही है, वो बाकी 5 छठा चीज भी है बट वो अदर है, जैसे मैंने कहा आपको उतना रिलेवेंट नहीं है वो। तो वी विल सी टू इट फॉर श्योर। देखो, एक बार मैं सिर्फ
पढ़ के बता रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा। जब हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे ना तो एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। दैट विल बी द प्रोसेस। पहले देखो, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स either by the supplier or by the recipient. Place where movement terminates for delivery to the recipient. Supply does not involve movement of goods. Location of goods at the time of the delivery to the recipient. Goods delivered on direction of a third person. Principal place of business of third person. Goods assembled or installed at a site. Place of installation of assembly. Goods supplied on board a conveyance. Location where the goods are taken on board. In any other case, by law made by the Parliament along with the suggestion by GST Council. कुछ लोग घबरा गए, बोला सर संस्कृत क्यों पढ़ रहे हो, जीएसटी पढ़ा रहे हो कि संस्कृत पढ़ा रहे हो? डरना मना है, डरो मत, बताऊंगा जरूर व्हाट इट इज। तो मैं पहले ये प्लेस ऑफ सप्लाई के एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने के पहले मुझे आपको यूटीजीएसटी का नॉलेज देना है कि भाई ये यूटीजीएसटी है क्या और लगता कब है। ओके, यूटीजीएसटी stands for Union Territory Goods and Service Tax. UTGST stands for Union Territory Goods and Service Tax. तो सवाल, सर ये यूटीजीएसटी लगेगा कब? दैट इज इंटर स्टेट में लगेगा या फिर इंट्रा स्टेट में लगेगा? यूटीजीएसटी कब लगेगा, इंटर स्टेट में या फिर इंट्रा स्टेट में? मैं आपको बोल दूं यूटीजीएसटी लगता है सिर्फ इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब कुछ लोगों के पेट में गड़बड़ हुआ रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने तो आज तक यही सुना है कि सर इंट्रा स्टेट में तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, ये आप यूटीजीएसटी कहाँ घुसेड़ दिए बीच में। कुछ लोगों के दिल में ये बात आया जरूर होगा और बोले भी रहेंगे कि सर ये आप ही ने सिखाया था, चीटिंग मत करो, मुझे पता है तुम्हारे बारे में। सिखाया मैंने था, ये भी तो मैं था। यूटीजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में लगता है if that supplies are made in union टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है? देखो, इंडिया में कुछ पर्टिकुलर ऐसे जगह, इलाका है या एरिया है या स्टेट है जिसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। मतलब जहाँ पे जो यू कैन से इन सिंपल वर्ड कि जहाँ पे कंट्रोल सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वहां पे उन पर्टिकुलर प्लेसेस पे, लोकेशन पे आपका क्या स्टेट लेजिस्लेशन, दैट इज स्टेट का संविधान नहीं होता। वहां पे जो भी है वो सीधा सीधा सेंट्रल का ही रूल अप्लीकेबल होता है। वैसे पर्टिकुलर स्टेट्स को या एरियाज को या लोकेशंस को आप यूनियन टेरिटरीज कहोगे। तो आपको मैं 5 जगह का नाम लिख के देता हूँ। अभी तक तो 5 ही आपके बुक में अपडेटेड है, आने वाले दिनों में ये एक्चुअली चेंज हुआ बाद में भी, लेकिन अभी आपके लेवल पे ये एप्लीकेबल शायद नहीं हुआ है क्योंकि बुक में तो मैंने देखा नहीं, और जो चीज बुक में है मैं आपको वही बता रहा हूँ। बट स्टिल अगर आप में कुछ अपडेशन आता है तो मैं आने वाले लेक्चर में आपको अपडेट करके दे दूंगा, डरो मत। तो यूनियन टेरिटरीज में मेनली हम 5 स्टेट 5 लोकेशंस को कवर करते हैं। क्या क्या है वो लोकेशन, चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ, आप भी इसको नोट डाउन कर लेना मेरे साथ साथ में। ओके, नंबर 1, चलो यूनियन टेरिटरीज में अभी तक जीएसटी में इसकी 5 पर्टिकुलर स्टेट्स को कवर किया गया है। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, चंडीगढ़ और दमन एंड दीव। मतलब क्या, यहाँ पर अगर समझो इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो अप्लीकेबल टैक्सेस विल बी सीजीएसटी
एंड यूटीजीएसटी, मतलब यहाँ पर एसजीएसटी का रोल नहीं है। कहाँ पर? इन 5 यूनियन टेरिटरीज में अगर सप्लाई हो रहा है तो वहां पर आपको अप्लीकेबल टैक्सेस विल बी सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। एक एग्जांपल बोलता हूँ, समझो सप्लाई मेड बिटवीन अंडमान एंड निकोबार, तो आप क्या कहोगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहोगे। तो टैक्स कौन सा लगाओगे? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाओगे। सेम सप्लाई मेड इन लक्षद्वीप, टैक्स कौन सा लगाओगे? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। टैक्स में सॉरी सप्लाई मेड इन चंडीगढ़, टैक्स कौन सा लगाओगे? सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। मतलब अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है इन द यूनियन टेरिटरीज तो टैक्स सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। आपको याद होना चाहिए सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है तो यूटीजीएसटी का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखता है। लेकिन 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 ये जो पैसा आ रहा है ना यूटीजीएसटी से, ये इन पर्टिकुलर स्टेट्स को या लोकेशंस को, एरियाज को डेवलप करने के लिए ही गवर्नमेंट यूज करती है। ये तो देखो हम पहले देखे थे ना, एसजीएसटी का पैसा किसको जाता था? पर्टिकुलर स्टेट को जाता था। ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट का आपस का मैटर है, हम उसके बारे में कमेंट करके जेल नहीं जाना चाहते ना, तो लेट इट बी इग्नोर। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि अगर यूनियन टेरिटरीज के अंदर ही अंदर सप्लाई हुआ है तो अप्लीकेबल टैक्सेस विल बी सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। अब कुछ बच्चों को अलग लेवल का भी डाउट आता है। वैसे लोगों का डाउट क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि डाउट क्या है। सप्लाई मेड फ्रॉम मुंबई टू लक्षद्वीप मुझे बताओ यहाँ पे टैक्स कौन सा लगेगा? यहाँ पे टैक्स कौन सा लगेगा? पहली बात तो मुझे ये बताओ कि है कौन सा, इंटर के इंट्रा? ये आपका इंटर स्टेट है क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र स्टेट में आता है और लक्षद्वीप अलग लोकेशन में आ रहा है, आपकी महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपके लिए हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट के केस में आप टैक्स कौन सा लगाते हो? आईजीएसटी। सिंपल। कुछ लोग प्लीज, इंटर स्टेट के केस में यूटीजीएसटी आता ही नहीं, यहाँ वो सिर्फ इंट्रा स्टेट में आता है। जैसे एसजीएसटी देखो सिर्फ इंट्रा स्टेट में आता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। इंटर स्टेट में एक ही भगवान है और वो भगवान का नाम है आईजीएसटी। इंटर स्टेट में सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। गेटिंग अ नॉट? समझो एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। चलो सप्लाई मेड फ्रॉम दमन टू अंडमान। अब मुझे बताओ नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है? सर ये इंटर स्टेट हो गया क्योंकि आपका दमन एक अलग स्टेट है और अंडमान एक अलग स्टेट है। अगर इसको आपने इंटर स्टेट का आवाज लगा दिया तो लगेगा क्या? आईजीएसटी। आप ये नहीं कहोगे कि सर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में गया तो यूटीजीएसटी लगना मांगता है ना। ऐसे कुछ लोगों के दिमाग में घंटी बजेगा, ये घंटी गलत है, उसको रोको, बंद करो घंटी को जगह पे। If it is a interstate supply, then IGST will be applicable. Even एक यूनियन टेरिटरी ने दूसरे यूनियन टेरिटरी को क्यों ना सप्लाई किया हो, but it is a interstate supply and IGST will be applicable. तो एक बात अपने भेजे में प्रूव के साथ फिट कर लो कि सिर्फ इंट्रा स्टेट आएगा सप्लाई, यूनियन टेरिटरी में तो यूटीजीएसटी का नाम लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन हम लोग बुक में करेंगे
वहां पर आपको यूटीजीएसटी मेजर देखने नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 98% ऑफ द सम्स में आपका यूटीजीएसटी का कहीं ना कहीं जिक्र किया ही नहीं गया है। तो ऑलमोस्ट एग्जाम में भी आज तक कभी यूटीजीएसटी को लेके क्वेश्चंस नहीं पूछा है उन लोगों ने, लेकिन क्या नॉलेज के लिए आपको पता होना अनिवार्य है, इसलिए मैं आपको नॉलेज के लिए एक्सप्लेन करके रख रहा हूँ कि भाई डू यू मीन बाय यूनियन टेरिटरी, एंड यूनियन टेरिटरी में अगर कोई सप्लाई हुआ, सेल हुआ, तो आप अप्लीकेबल टैक्सेस कौन सा लगाओगे, तो आप इंट्रा स्टेट सप्लाई मानोगे। तो ये प्लीज नोट डाउन करो। क्या नोट डाउन करोगे? यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ओके, और एक बात मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं गाइस, लास्ट ईयर की बात, लास्ट ईयर और शायद 2020 का ही इनिशियल डेज था वो, जहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर और आपके लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। तो अभी यूनियन टेरिटरी के लिस्ट में लद्दाख, जम्मू कश्मीर भी ऐड हो गया है। तो आपकी सिलेबस में या आपकी बुक में वो अभी तक अपडेटेड आया नहीं है। तो अगर वो अपडेटेड आ जाता है तो यहाँ पे वो दोनों नाम भी ऐड हो जाएगा। नंबर 6 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 7 आपका लद्दाख। ओके, वो अभी तक आया नहीं है, तो मैं इसके लिए आपको इसके बारे में लिखा नहीं रहा हूँ ना। तो बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि करेंटली नाउ जिस दिन आप लेक्चर सुन रहे हो, अभी जम्मू एंड कश्मीर और आपका लद्दाख इलाका भी यूनियन टेरिटरीज के अंडर आ चुका है। वहां पे अभी स्टेट लेजिस्लेशन का सब झमेला नहीं है, उन्होंने उसको हटा दिया है। बट लेकिन अगर कुछ आपकी बुक में अपडेशन होके आता है तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करा के दूंगा, लिखा के दूंगा। बट फॉर द टाइम बिंग आप ये 5 स्टेट को नोट डाउन कर सकते हो, एंड आस पास में ही जहां पर भी आप नोट डाउन कर रहे हो उसी के नीचे एग्जाम्पल भी लिख के रखना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना यहाँ पे, सप्लाई मेड फ्रॉम दमन टू अंडमान, उसको इंटर स्टेट कहेंगे, आईजीएसटी ही लगेगा। और एक एग्जाम्पल लिख सकते हो कि सप्लाई मेड फ्रॉम विद इन चंडीगढ़, सप्लाई मेड विद इन चंडीगढ़, तो नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा, टैक्स कौन सा लगेगा, सीजीएसटी और यूपीजीएसटी लगेगा। प्लीज नोट डाउन करो रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि भाई आपको आपके मेमोरी पावर के बारे में मुझसे तो ज्यादा ही पता है कि आपको कितना चीजें याद रहता है करके। तो मेक श्योर करना, नोट डाउन करना मत भूलना। तो प्लीज चीजों को ये नोट डाउन करो, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता रहता हूँ उसको रिकॉग्नाइज करो और उसको भी नोट डाउन करना सीखो। इट्स नॉट एवरी टाइम कि मैं कहूंगा कि नहीं ये लिखो ये मत लिखो। कुछ चीजों को आपको खुद से भी रियलाइज करना है कि हाँ मुझे ये चीज लिखना है, मुझे ये चीज याद नहीं होगा, मुझे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यू राइट फ्रॉम योर ओन सेल्फ ऑल्सो ना, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर मी ओनली एवरी टाइम। ओके, और जो आपका अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है वो आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, वो आप अपने समझ के लिए लिख रहे हो। तो आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, कन्नड़ा में लिखो, गुजराती में लिखो, तमिल में लिखो, तेलुगु में लिखो, इसमें भी लिखो, लेकिन लिखो। मराठी में भी लिख सकते हो एडजस्टमेंट से, लेकिन लिखो। ओके, चलो यार तो आपने लिखा रहेगा या फिर नोट डाउन किया रहेगा या फिर स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा। चलो मैं आपको ना जो ऊपर हमने डिस्कस किया ना अभी ये पार्ट, इसके बारे में सम्स कराना है मुझे। इसके पहले एक बेसिक सा सम डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर आपको सिर्फ आंसर करना है कि वेदर इट इज दैट सप्लाई इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट एंड आईजीएसटी लगेगा या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या फिर यूपीजीएसटी लगेगा। ठीक, तो चलो पहले हम लोग को सम्स कर लेते हैं, वो मैं आपको सीधा सीधा होमवर्क दे दूंगा डिस्कस करके। तो ध्यान पूरा होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस करके दे रहा हूँ और स्ट्रेट अवे होमवर्क दे रहा हूँ। ये लेसन की क्या कहते हैं उसको, खूबी आप कह सकते हो कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको होमवर्क में जा रहा है, गाली मत देना। From the following details, find out whether the supply is intrastate or interstate supply and nature of taxes applicable। आपको दो चीज आइडेंटिफाई करने बोला है कि टैप सप्लाई कौन से टाइप का है, इंटर है कि इंट्रा है, एंड टैक्स कौन सा लगेगा। ओके, देखो सप्लायर का लोकेशन आपको क्वेश्चन में रेडीमेड दे दिया गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी उन्होंने सामने से दिया है।
आने वाले जो भी सम्स है ना क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 20 25 तक, वो सारे क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई आप ही को ढूंढना रहेगा। ये तो भाई इनिशियल ट्रायल बॉल होता है ना क्रिकेट में, वैसे ये ट्रायल बॉल है, तो उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बता दिया पहले से ही, तो इसको आप लोकेशन ऑफ फायर भी कह के चल सकते हो और आंसर पर्पस। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि टैक्स कौन सा लगेगा एंड ये टाइप ऑफ सप्लाई कौन सा है। तो पहले मैं कॉलम नंबर 3 बना लेता हूँ। आप आंसर में भी देखो, कॉलम नंबर 1 यही रखना, लोकेशन ऑफ सप्लायर, कॉलम नंबर 2 प्लेस ऑफ सप्लाई, कॉलम नंबर 3 नेचर ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई और नेचर ऑफ टैक्स। चलो मेरे साथ साथ तुमको भी आंसर देना है। प्लीज घर पे बैठे बैठे झपकी मत लो, आपको मेरे साथ जवाब देना है। आपकी आत्मा मेरे साथ जुड़नी जरूरी है तो ही वही समझ आएगा। घर पे तो सिर्फ आपका शरीर है, आपका आत्मा यहीं पे होना चाहिए। चलो तो ये 4 कॉलम आपको बनाना है, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई एंड नेचर ऑफ टैक्स। ओके, नाउ नंबर 1 लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर कहाँ का है? केरला का। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? बिहार, मतलब यू कैन से बिहार में आपका बायर बैठा रहेगा। तो मुझे बताओ केरला से बिहार दो अलग अलग स्टेट हो गया, केरला अलग स्टेट में आता है, बिहार अलग स्टेट में आता है। तो ये नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? ये नेचर ऑफ सप्लाई हो जाएगा इंटर। अगर ये नेचर ऑफ सप्लाई इंटर है तो टैक्स कौन सा लगाओगे? टैक्स लगाओगे आईजीएसटी का। ये बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो उसको आप इंटर कहोगे और टैक्स लगेगा आईजीएसटी का। अब आपको अगर ये नहीं पता केरला कहाँ आता है, बिहार कहाँ आता है, तो आप इंडियन कहने के लायक नहीं हो। आपको तुरंत बांग्लादेश का वीजा बना के बांग्लादेश चले जाना चाहिए, अभी की अभी तुरंत बैग पैक करो और चले जाओ। हाँ, तो ये एक बात तो है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले लेसन में आपके मैप के, इंडिया के मैप के जनरल नॉलेज के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। मैंने खिलवाड़ कह दिया सीधा सीधा, क्यों? आई नो कि तुमको मेजर बच्चों को ये पता ही नहीं है कि कौन सा सिटी कौन से स्टेट के अंदर आता है। पता है कि तुमको नहीं पता है, बिलीव दैट यू डोंट नो। केरला और बिहार तो पता रहेगा, क्योंकि केरला और बिहार तो बहुत बार सुनने में आया रहेगा, कोरोना के चक्कर में तो कुछ ज्यादा ही सुना है आप लोगों ने। लेकिन फिर भी कुछ सिटीज आपको स्पेसिफिकली मालूम भी नहीं कि कहाँ पे आता है। जैसे मैं जनरली पूछ लूँ भोपाल कहाँ पे आता है, मैं लाइक अरे कहाँ आता है भोपाल अपना एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। आगरा कहाँ पे आता है? कुछ लोग कहते हैं आगरा सर दिल्ली में आता है, नहीं, आगरा यूपी में आता है। तो आपको ये वाले लेसन को सीखते समय पता होना चाहिए कौन सा सिटी कौन से स्टेट में आता है। ठीक, ये तो आपको पता होगा, ये मैं एजम्पशन करके चलूंगा गाइस। प्लीज मेरी एजम्पशन की बैंड मत बजा देना, मेरे वीडियो पे पानी मत फेर देना। मैं तुमको थोड़ा सा तो एक लेवल ऊपर जाके ही सिखाऊंगा। प्लीज अपना मोबाइल उठाओ और उसमें थोड़ा सा देखो कि कौन सा सिटी कौन से स्टेट के अंदर आता है। बेंगलोर कहाँ आता है? बेंगलोर हमारा गांव कर्नाटक में आता है। मैसूर कहाँ आता है? कर्नाटक में आता है। कल्याण कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। डरो मत। चलो ठीक है। पुडुचेरी, इसको हम पांडिचेरी भी कहते हैं, कोई कोई पांडिचेरी कहते हैं, कोई कोई इसको पुडुचेरी पढ़ता है, बट आई से इट इज अ पांडिचेरी ओनली। लोकेशन ऑफ सप्लायर पांडिचेरी, प्लेस ऑफ सप्लाई पांडिचेरी, मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट ही हुआ है, विद इन द स्टेट ही हुआ है ना। तो आप इसका आवाज क्या लगाओगे? इसको आप आवाज लगाओगे इंट्रा का। अगर आपने इसको आवाज दिया इंट्रा का तो टैक्स क्या लगाओगे? टैक्स लगाओगे सीजीएसटी और एसजीएसटी का, है ना। आगे दमन एंड दीव, सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दमन एंड दीव, मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट हुआ है। तो कैन आई से नेचर ऑफ सप्लाई इज
इंट्रा, क्या बोला आपने? आपके दिल में भी निकलना चाहिए। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ आपके भी मुंह से ही निकलना चाहिए। मतलब आप मेरे साथ जुड़ चुके हो। नहीं मुंह से निकल रहा है मतलब जाओ और मुंह धो के आओ, उठो। हाँ, ये यूनियन टेरिटरी है ना, दमन एंड दीव। तो टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी तो रहेगा ही, उसके साथ में यूटीजीएसटी भी लग जाएगा। चंडीगढ़, सप्लायर का लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़, मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई हुआ है, मतलब नेचर ऑफ सप्लाई क्या? इंट्रा। अगर ये इंट्रा है तो टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगेगा। मेरे मित्रों, दिखाऊं क्या वापस से आपको? मैंने लिख के बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो ऐसा करते हो। देखो, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा, चंडीगढ़ और दमन एंड दीव, अभी तो पता है। तो आपका चंडीगढ़ भी कहाँ पे आता है? यूनियन टेरिटरी में। तो टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। गोवा सुना तो होगा, हर कोई लड़के का ड्रीम होता है एक बार गोवा जाके आने का। तो गोवा तो सुना ही होगा अपनी जिंदगी में, लड़कों का भी होता है लड़कियों का भी होता है, कांट से फिर लड़कों का होता है। तो सप्लायर कहाँ का? गोवा का। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का? गोवा का। मतलब सप्लाई मेड विद इन द स्टेट ही रहेगा ये। तो ये इंट्रा हो गया। अगर ये इंट्रा हो गया तो सीजीएसटी तो लगना ही है। साथ में कौन सा है? एसजीएसटी की यूटीजीएसटी? एसजीएसटी लगेगा। सर एसजीएसटी क्यों लग रहा है? देखो, यूनियन टेरिटरी में गोवा का नाम नहीं है, गोवा अपने आप में एक अलग सा स्टेट है, वहां तो स्टेट रजिस्ट्रेशन है। क्लियर है आपको? वैसे गोवा देखने लायक प्लेस है गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करके जाके जरूर आना। अपने लाइफ में एक एम जरूर रखना ट्रैवलिंग का, बिकॉज ट्रैवलिंग मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। आई हैव अ सिंपल गोल दैट इज ट्रैवल, यू मस्ट हैव। देन द लास्ट वन, कर्नाटका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कर्नाटका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये थोड़ा सा नॉलेजेबल है। यहाँ पर आपके मन में आया रहेगा सर विद इन द स्टेट लग रहा है, तो आपने कहा रहेगा इंट्रा, लेकिन हम कहेंगे इंटर। और अगर हमने इसको इंटरवा कह दिया तो यहाँ पे टैक्स लगेगा आईजीएसटी का। अब कुछ लोग मुझे फोन करने के लिए अपना फोन हाथों में ले लिए रहेंगे गुस्से के मारे कि सर आपने गलत सिखाया, यहाँ पे इंटर नहीं आता है। आई एम श्योर, मैं आपको बता दूं, मैं सही बता रहा हूँ। एक नॉलेज है भाई यहाँ पे भी। देखो, सप्लाई कहाँ से हो रहा है? सप्लाई हो रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। कहाँ पे हो रहा है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही हो रहा है। कर्नाटक तो है अपनी जगह पे, लेट इट बी। गवर्नमेंट कहती है कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई हुआ तो उसको आप एक्सपोर्ट कहोगे। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? सॉरी, ये कहता है आपका गवर्नमेंट। क्या? कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई हुआ या सप्लाई किया तो उसको आप एक्सपोर्ट कहोगे। और अगर एक्सपोर्ट कहोगे उसको तो वहां पे नेचर ऑफ सप्लाई आपका इंटर हो जाएगा और टैक्स जो लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये थोड़ा ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लिक नहीं होता जल्दी। ठीक है। अब आप लोग पूछोगे सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे डिसाइड होता है? ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि कौन से एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस देना है। आप गूगल करके देख सकते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ दैट विथ स्टेट नेम। ओके। तो एक बात, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सप्लाई हुआ है उसको आप एक्सपोर्ट मानोगे और वो कंपलसरी इंटर स्टेट ही रहेगा और वहां पे आईजीएसटी ही लगेगा। ये आपको बात अपने भेजे में फिक्स कर लेना चाहिए। क्या फिक्स कर लेना चाहिए? कि अगर अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का केस है तो इंटर स्टेट लगता है और वहां पे आईजीएसटी आ जाएगा। प्लीज इसको नोट डाउन करो इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे आपके नोटबुक में। ओके, ये आप होमवर्क सॉल्व कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको पूरा सम सॉल्व भी करके दे दिया है बट रफ फॉर्मेट में दिया है। आप थोड़ा अच्छा लाइन वाइन मार के सजा धजा के फुल भी लगा के
करके भेजना मुझे। ओके, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ट्रायल बॉल था सिर्फ समझने के लिए कि इंटर कब कहोगे, इंट्रा कब कहोगे और टैक्स कब क्या लगेगा करके। अभी हम हमारा मेन पहला कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। अब आपका मैच शुरू होने जा रहा है जहाँ पर हम पहला ओवर डालेंगे। ओके, हम बैट्समैन हैं, तुम बॉलर हो, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। ओके, चलो, तो अभी अपना पहला कॉन्सेप्ट जो है जिसका नाम है सप्लाई एंड मॉल मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब। चलो, ये तो बड़ा हो गया लेक्चर, काफी लग रहा मुझे। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ एंड इसके क्वेश्चंस हम लोग साथ साथ में कवर करेंगे। यू विल गेट एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, यू विल गेट एवरी सिंगल थिंग व्हाट आई एम सेइंग, बट डिपेंड ये करता है कि मैं बोलने के 1 महीने बाद आपको कितना याद रहता होगा। ओके, चलो, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।